साथियों नमस्कार। आज से हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजकीय महाविद्यालय प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2013 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले 2 प्रश्न पत्र हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं वे जाकर के प्लेलिस्ट में पुराने वीडियोस देख सकते हैं। इससे भी पहले हिंदी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सब अवगत ही हैं कि राजकीय महाविद्यालय की प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का विज्ञापन आ चुका है और उसके परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं और बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। इसलिए इसी को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जा रहा है। आज हम लोग 2013 भर्ती परीक्षा का जो पेपर 27 दिसंबर 2014 को हुआ था उसे सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप परीक्षा की प्रकृति को समझ सकें। आप ये समझें कि सिलेबस में और परीक्षा के प्रश्न पत्र में किस तरह का रिलेशन होता है। कई बार टेक्स्ट से या बहुत सारी चीज़ें जो आप सोचते हैं ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे, वहाँ से सवाल नहीं आते हैं। तो किस तरह के सवाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा हिंदी विषय में पूछा जाता रहा है, उसको समझना, उसका विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। पहला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? ऑप्शन है दामोदर शर्मा, हेमचंद्र, विजय सेन सूर्य, शालिभद्र सूर्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता दामोदर शर्मा हैं। यह आदिकाल का एक अत्यंत प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। इसका रचना काल 1145 ईस्वी के आसपास 12वीं सदी है। काशी के महाराज गोविंदचंद के राजकुमारों को कान्यकुब्ज और काशी यानी बनारस प्रदेश में प्रचलित तत्कालीन भाषा संस्कृत सिखाने के उद्देश्य से दामोदर शर्मा ने इस ग्रंथ की रचना की थी। इस पुस्तक में काशी के तत्कालीन भाषा का परिचय मिलता है। दामोदर शर्मा ने इसकी भाषा अपभ्रंश बताया है, जबकि सुनीति कुमार चटर्जी इसकी भाषा को प्राचीन कोसली यानी अवधी कहते हैं। अन्य जो ग्रंथ हैं, हेमचंद्र का हेमचंद्र शब्दानुशासन है, विजय सेन सूर्य का रेवंत गिरिरास है, शालिभद्र सूर्य का स्थूल भद्र रास है। अगला प्रश्न है, रणमल्ल छंद नामक काव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन है जगनिक, मधुकर, भट्ट केदार, श्रीधर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, श्रीधर। रणमल्ल छंद नामक काव्य के रचयिता श्रीधर हैं। यह वीरगीत परंपरा का ग्रंथ है। इसका समय 1454 ईस्वी तथा इसमें 70 छंद हैं। इसकी भाषा डिंगल है। यह रासो काव्य का ग्रंथ है। रासो साहित्य के अन्य प्रमुख कवि हैं मधुकर, जिनकी रचना है जय मयंक जस चंद्रिका 1243 ईस्वी, भट्ट केदार का जयचंद प्रकाश 1224 ईस्वी, जगनिक का परमाल रासो 1230 ईस्वी, सारंगधर का हमीर रासो 16वीं सदी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं। ऑप्शन है डॉक्टर ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 में है। 16वीं-17वीं शताब्दी के युग भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। अगला प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण रचना है हिंदी नवरत्न का रचना काल क्या है? ऑप्शन है 1917, 1914, 1910, 1909। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1910। मिश्र बंधुओं का यह ग्रंथ है हिंदी नवरत्न। हिंदी नवरत्न में निम्न कवियों को स्थान दिया गया है: गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, महाकवि देव, महाकवि बिहारी लाल, त्रिपाठी बंधु भूषण और मतिराम, महाकवि केशवदास, महात्मा कबीरदास, महाकवि चंद्रबरदाई, भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र। इसमें आप देखेंगे तो आधुनिक काल से सिर्फ भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नाम है, और भक्ति काल के कवि जायसी जो है, भक्ति काल के जो 4 प्रमुख कवि हैं उसमें जायसी इसमें शामिल नहीं है। बाकी तुलसीदास, सूरदास और कबीरदास को उन्होंने शामिल किया था।
यह भी कई बार पूछ लिया जाता है कि मिस्र बंधुओं ने नवरत्न ग्रंथ में निम्न में किस कवि को शामिल नहीं किया या किस कवि को शामिल किया। अगला प्रश्न है चंदन बाला रास किसकी रचना है। ऑप्शन है मुनिजिन विजय, चंदबरदाई, गोरखनाथ, आसुक। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंदन बाला जो है आसुक कवि की रचना है, लगभग 1200 ईस्वी के आसपास। 35 छंदों अध्याय का लघु खंड काव्य चंदन बाला रास में चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदन बाला के अपहरण, कष्ट एवं महावीर द्वारा मुक्ति की गाथा है। इनका एक और ग्रंथ उपलब्ध होता है आसुक कवि का, जीव दया रास। अगला प्रश्न है जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है। ऑप्शन है धर्म सूर्य, हेमचंद्र सूर्य, शालिभद्र सूर्य, जिनदत्त सूर्य। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, धर्म सूर्य। जम्बू स्वामी रास के रचयिता धर्म सूर्य हैं। यह जैन रास परंपरा का काव्य है। जैन रास परंपरा के अन्य कवि एवं काव्य हैं मुनि सुमितगढ़ का नेमिनाथ रास, विजय सेन सूर्य का रेवंतगिरी रास, सोमप्रभ सूर्य का कुमारपाल प्रतिबोध, अम्बदेव सूर्य का संगपति समरा रास, प्रज्ञा तिलक का कच्छुली रास। अगला प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है। यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन है महाविश्वा द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी, यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारतेंदु हिंदी नवजागरण के अग्रदूत थे और उनका युग हिंदी नवोत्थान का युग था। विभिन्न विद्वानों ने भारतेंदु के विषय में जो कहा है निम्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने हरिश्चंद्री हिंदी कहा है। साथ ही उन्हें सिद्धवाणी का सरल हृदय कवि भी कहा। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को नए मार्ग पर खड़ा किया। वे नए साहित्य के युग प्रवर्तक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार चाहता। यह रामविलास शर्मा का कथन है। रामविलास शर्मा कहते हैं कि भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है। ये रामविलास शर्मा का स्टेटमेंट फेमस है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने। ऑप्शन है 1901 ईस्वी, 1903 ईस्वी, 1904 ईस्वी, 1905 ईस्वी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1903 ईस्वी। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 ईस्वी में बने। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत, युग निर्माता, साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक अपने ज़माने की मशहूर पत्रिका सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। सरस्वती प्रथमतः काशी से प्रकाशित होती थी, पुनः इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। मिस्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का भारी लेखक कहा। 1903 से 1920 तक इन्होंने किया संपादन। मिस्र बंधुओं ने भारी लेखक कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। आप देखें कि इन्होंने कवियों को संस्कारित करने का भी काम किया। मैथिली क्षणगुप्त एक प्रकार से इनके ही निर्देशन में उनकी जो काव्य की दिशा है वो बदलती है और इनके निर्देशन में वो काव्य ग्रंथों का प्रणयन करते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुदित व मौलिक लगभग 80 ग्रंथ हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, कान्यकुब्ज जावली व्रतम। अगला प्रश्न है पौमचर्यू के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन है पुष्पदंत, सरहपा, स्वयंभू, कढ़पा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वयंभू। पौमचर्यू बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। पौमचर्यू के रचनाकार स्वयंभू हैं। स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। इनका समय 8वीं शती यानी 783 ईस्वी के आसपास है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है। पौमचर्यू को इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया, यानी ये एक अपूर्ण रचना थी। बाद में इनके पुत्र त्रिभुवन ने इसे पूरा किया। इसमें राम के चरित्र का विस्तार से वर्णन है। स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं, पौमचर्यू, ऋठ्ठेमचर्यू और स्वयंभू छंदस। ये तीनों ग्रंथ जो है खास करके पौमचर्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। बीसल देव रासों का अंगी रस है। ऑप्शन है श्रृंगार, वीर, रौद्र, शांत,
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रृंगार रस। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीसलदेव रासो रासो ग्रंथ है और इसका जो अंगी रस है, महत्वपूर्ण जो रस इसमें है वह श्रृंगार रस है, वह वीर रस नहीं, इसलिए यहाँ से सवाल पूछे ही जाते हैं। बीसलदेव रासो का अंगी रस श्रृंगार रस है, इसके रचयिता नरपतनाल हैं। बीसलदेव रासो शुद्ध श्रृंगारिक विरह काव्य है जिसमें प्रोषित पतिका नायिका राजमती का विरह वर्णन 12 मासा पद्धति कार्तिक मास से आरंभ हुआ। बीसलदेव रासो वह रचना है जिसमें 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है, इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है। इसके कृतिकार नरपतनाल ने इसे स्त्री रसायन कहा। यह 4 खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड में राजा बीसलदेव राजमती का विवाह वर्णन है। द्वितीय खंड में बीसलदेव का रानी राजमती से रूठकर उड़ीसा प्रस्थान वर्षा तक प्रवास है। तृतीय खंड में रानी राजमती का वियोग वर्णन है। चतुर्थ खंड में राजा भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लेवा जाना और बीसलदेव का रानी को वापस लाना। अगला प्रश्न है, खुमाड़ रासों के रचयिता कौन है? ऑप्शन है जल्हड़, जगनिक, दलपत विजय, नरपतनाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दलपत विजय। ये भी महत्वपूर्ण रचना है खुमाड़ रासों। खुमाड़ रासों के रचयिता दलपत विजय हैं। यह 9वीं सदी में रचित प्रबंध काव्य है। इसका अंगी रस वीर रस है। इसकी भाषा राजस्थानी है। खुमाड़ रासों में 5000 छंदों में वीर एवं श्रृंगार रस का सुंदर बृहद काव्य ग्रंथ है। खुमाड़ रासों को हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा गया। अमरचंद नाट्य ने लिखा है कि खुमाड़ रासों में बप्पा से लेकर राज सिंह तक का वृत्तांत है, पर राणा खुमाड़ का वृत्तांत विस्तार से होने के कारण इस ग्रंथ का नाम खुमाड़ रासो रखा गया। अगला प्रश्न है, अनुराग बांसुरी के रचयिता कौन है? ऑप्शन है शेख रहीम, नूर मोहम्मद, कासिम शाह, मुल्ला दाऊद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नूर मोहम्मद। अनुराग बांसुरी के रचयिता नूर मोहम्मद हैं। इसकी रचना का समय 1764 ईस्वी है। इसकी भाषा अवधी है। अनुराग बांसुरी एल्गेरी यानी रूपक काव्य है। इसकी पूरी कहानी और सारे पात्र रूपक हैं। इसका विषय तत्वज्ञान संबंधी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। विशेषताएं क्या क्या हैं कि इसमें इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है, यानी सूफी रचनाएं अक्सर संस्कृत गर्भित नहीं होती थीं, ठेठ अवधि में होती थीं, लेकिन इसकी भाषा सूफी रचनाओं में बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव इसमें दिखता है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर के पूरा अध्यवसित रूपक एल्गरी खड़ा करके कहानी बांधी है। चौपाई के बीच बीच में इन्होंने दोहे न लिखकर बरवे लिखे हैं। नूर मोहम्मद का एक अन्य ग्रंथ है इंद्रावती, जिसमें कलिंजर के राजकुमार राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी का वर्णन है। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है? ऑप्शन है नेमचरियु, नेमिनाथ चौपई, पौमचरियु, संदेश राशक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नेमिनाथ चौपई। हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले नेमिनाथ चौपई में मिलता है। इसके रचयिता विनय चंद्र सूर्य हैं। इसका रचनाकाल 13वीं सदी माना जाता है। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ के जीवन चरित्र का वर्णन है। अगला प्रश्न है, काल क्रमानुसार इनमें सबसे पुराने लेखक कौन हैं? ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह, किशोरी लाल गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो विकल्प में जो ऑप्शन हैं उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र सबसे पुराने हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी नवजागरण के अग्रदूत थे और उनका युग हिंदी नवोत्थान का युग था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म है वो 1850 में, मृत्यु 1885 में हुई। किशोरीलाल गोस्वामी उनके 15 साल बाद 1865 में जन्म होता है, 1932 में मृत्यु। श्याम सुंदर दास 1875 में जन्म, सरदार पूर्ण सिंह 1881। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में नहीं है, कौन नहीं है? ऑप्शन है सूरदास, परमानंद दास, सुंदरदास, नंददास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुंदरदास। कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में सुंदरदास नहीं है, क्योंकि सुंदरदास संत काव्य परंपरा के कवि हैं, जबकि चाहे सूर हों, परमानंद दास हों, कृष्णदास हों, ये सब कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में अष्टछाप के कवि। सुंदरदास जो है संत काव्यधारा के सबसे शिक्षित कवि हैं। सर्वाधिक शिक्षित एवं सर्वाधिक व्युत्पन्न मति एकमात्र कवि सुंदरदास हुए। इनकी छोटी बड़ी 42 रचनाएं हैं, जिनमें ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, सर्वांग योग प्रदीपिका, पंचेंद्रिय चरित्र, शुद्ध समाधि, अद्भुत उपदेश, स्वप्न प्रबोध, वेद विचार, उक्त अनूप, पंच प्रभाव, ज्ञान झूलना इत्यादि मुख्य। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा किससे मानते हैं?
यानी रामचंद्र शुक्ल कहाँ से मानते हैं कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा शुरू हुई, अखंड परंपरा? तो ऑप्शन है केशवदास, चिंतामणि, कृपाराम, देव। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ इन्हीं से मानना चाहिए। हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं, वे आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते। वे वास्तव में कवि ही थे, उनमें आचार्य के गुण नहीं थे। हजार प्रसाद द्विवेदी के अनुसार चिंतामणि के उदाहरणों में सच्चे कवि हृदय की झलक है। कभी कभी तो वे सरसता में अपने छोटे भाई मतिराम से होड़ करते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रस विलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, रामायण आदि। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के विनय पत्रिका की भाषा है, ये भी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है ब्रजभाषा, तो इसका सही उत्तर होगा ब्रजभाषा। विनय पत्रिका की भाषा ब्रजभाषा है। कई बार तुलसीदास के पुस्तकों का नाम देकर के उसकी भाषा पूछा जाता है, क्योंकि उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी दोनों में रचना की। विनय पत्रिका एक गीति काव्य है। इसका रचनाकाल संवत 1631 से 79 है। भक्ति रस का जैसा परिपाक विनय पत्रिका में हुआ है वो अन्यत्र नहीं। इसमें कलिकाल के विरुद्ध राम के दरबार में अर्जी यानी प्रार्थना प्रस्तुत की गई है। मूल गोसाई चरित में विनय पत्रिका के स्थान पर विनयावली का उल्लेख हुआ है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विनय पत्रिका हिंदी साहित्य का एक अनमोल ग्रंथ है। ब्रजभाषा में कुछ और रचनाएं इनकी वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि जो है ये इन्होंने ब्रजभाषा में लिखी थी। जबकि रामचरितमानस, बरवय रामायण, ये सब जो ग्रंथ हैं ये सब उन्होंने अवधि में लिखा था। ये ब्रजभाषा के ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, अंगखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जीभड़ियाँ छाला पड़ा राम पुकार पुकार। इसमें ऑप्शन है वैष्णव, सूफी, बौद्ध, ईसाई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सूफी। उपरोक्त पंक्ति कबीरदास द्वारा रचित है। यह पंक्ति निर्गुण संत मत को व्यक्त करती है, परंतु विकल्प में संत मत न होने के कारण इसका उत्तर सूफी मत होगा। इसमें ईश्वर की प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा को व्यक्त किया गया है। कबीर के राम निर्गुण ब्रह्म के प्रतीक हैं। वे दशरथ सुत या वैष्णवों के आराध्य नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्बार्काचार्य का किससे संबंध है? ऑप्शन है विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, द्वैताद्वैतवाद। निम्बार्काचार्य का संबंध द्वैताद्वैतवाद से था। निम्बार्काचार्य का वास्तविक नाम नियमानंद था। इन्होंने अपनी रचना वेदांत पारिजात सौरभ में द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। भक्ति के प्रचारार्थ इन्होंने द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत पर आधारित सनकादि संप्रदाय की स्थापना की, जिसे हंस संप्रदाय, सनातन संप्रदाय, देवर्षि संप्रदाय भी कहा जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दर्शन और उसके आचार, तो विशिष्टाद्वैतवाद जो है वो रामानुजाचार्य का है, महत्वपूर्ण है। द्वैतवाद जो है ये मध्वाचार्य का है, ये भी महत्वपूर्ण है। शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी ने प्रवर्तन किया, वल्लभाचार्य ने इसे लोकप्रिय बनाया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछा ही जाता है। अगला प्रश्न है, श्रावकाचार किसकी रचना है? ऑप्शन है देवसेन, वररुच, लक्ष्मीधर, श्रीधर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, देवसेन। श्रावकाचार देवसेन की रचना है। देवसेन ने सन 933 ईस्वी में श्रावकाचार की रचना की। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया है। प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार को डॉक्टर नगेंद्र, जो हिंदी के महत्वपूर्ण आलोचक हैं, ने इसे हिंदी की पहली रचना माना। देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं नए चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्वसार, सावय धम्म दोहा। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं पर रुकेंगे। अगले जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का को एक बार पूरे जितने भी हिंदी विषय के क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं यूपीपीएससी जीडीसी में, और न सिर्फ जीडीसी में बल्कि जीआईसी पीजीटी में और एलटी में भी हिंदी का जो प्रश्न पत्र आया हुआ है उसको एनालाइज करना, उसके सवाल लगाना, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और जो अवसर आपको 2025 में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की वैकेंसी का मिल रहा है, इस अवसर को अपने हाथ से न जाने दें। और इसका यही तरीका है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना और क्वेश्चंस को लगाना, क्वेश्चंस का विश्लेषण करना
और किस तरह से अपनी तैयारी को आप सर्वोत्तम कर सकते हैं उस विषय में चिंतन करना। तो हमारी कोशिश है कि आने वाले कुछ दिनों में आपके सभी क्वेश्चंस जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज परीक्षा में पूछे गए हैं वे सॉल्व हो जाएं, जिससे आपको उससे सहूलियत मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजकीय महाविद्यालय प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के 2013 के हिंदी विषय के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में 20 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था, आज हम लोग उसके आगे करेंगे। और इससे पहले 2013 के पहले जो परीक्षाएं आयोजित हुई थी उनके प्रश्न पत्र हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आप सब अवगत हैं कि लोक सेवा आयोग द्वारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की वैकेंसी आई हुई है। सभी विषय में बहुत अच्छी सीटें हैं, इसलिए यह आवश्यक है, खास करके हिंदी विषय पर हम लोग फोकस करते हैं अपने चैनल पर। तो हिंदी विषय की तैयारी करते समय यह आवश्यक है कि आप लोक सेवा आयोग द्वारा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पुराने जो प्रश्न पत्र हुए हैं उनको अवश्य देखें। भले ही इस बार परीक्षा के पैटर्न में बदलाव हुआ है। प्रीलिम्स और मेंस पहले स्तर पर ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होगी जैसा कि पहले होती रही है, और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव परीक्षा होगी। तो पहले चरण को पार करने के लिए जो सबसे क्रूशियल चरण भी होता है किसी भी परीक्षा का, यह आवश्यक है कि आप पुराने प्रश्न पत्र से अवगत हों, प्रश्न पूछने के तरीके से अवगत हों, और लोक सेवा आयोग किस तरह के प्रश्न, सिलेबस और प्रश्न पत्र में किस तरह का रिलेशन है, क्या टेक्स्ट से सवाल पूछे जा रहे हैं, फैक्ट से सवाल पूछे जा रहे हैं, किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस है, तो इसको जानना आवश्यक है। इसलिए हम लोग कोशिश है कि आने वाले 20-25 दिन, एक महीना के अंदर सभी प्रश्न पत्र को, खास करके राजकीय महाविद्यालय के पेपर को देख लें। राजकीय महाविद्यालय के अलावा लोक सेवा आयोग राजकीय इंटर कॉलेज की भी परीक्षा कराता है, इसलिए कोशिश ये करेंगे कि राजकीय महाविद्यालय के साथ साथ राजकीय इंटर कॉलेज की जो जीआईसी, टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी के जो पेपर अभी तक हुए हैं उसके भी पेपर को देखा जाए, प्रश्न पत्र को देखा जाए। क्योंकि यदि एग्ज़ाम कराने वाली संस्था एक है और हिंदी विषय का प्रश्न पत्र है, तो हमें उसके हिंदी विषय के सभी प्रश्न पत्र को देख लेना चाहिए। आज शुरू करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोग हैं चैनल पर आते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे और प्रतिबद्धता के साथ वीडियो बनाएं। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना करने वाले हैं कौन है? बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ऑप्शन है वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, कुंभनदास, छीत स्वामी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विट्ठलनाथ। अष्टछाप की स्थापना करने वाले गोस्वामी विट्ठलनाथ हैं। विट्ठलनाथ ने सन 1565 में 4 वल्लभाचार्य और अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टसखा या अष्टछाप की स्थापना की। तो ये भी पूछ लिया जाता है किस सन में किया, ये भी पूछ लिया जाता है कि 4 उनके शिष्य थे और 4 के किसके शिष्य थे। तो अष्टछाप में महाप्रभु वल्लभाचार्य गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य इस प्रकार हैं: कुंभनदास हैं, सूरदास हैं, परमानंदास हैं, कृष्णदास हैं, गोविंद स्वामी हैं, छीत स्वामी हैं, चतुर्भुज दास हैं और नंददास हैं। अष्टछाप के इन कवियों में जो सबसे ज्येष्ठ थे, सबसे बड़े थे उम्र में, वे कुंभनदास थे, और सबसे कनिष्ठ नंददास थे। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली के रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, केशवदास, नाभादास। अब यह सवाल कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए पूछ लिया जाता है, क्योंकि अमूमन जब क्लासरूम में आप पढ़ते हैं, अगर सतही स्तर पर पढ़ें, तो आपको ये पढ़ाया जाता है कि तुलसीदास जो है वो राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं और सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो जो थोड़ा सा डिटेल में या थोड़ा इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ा, उसे लगेगा कृष्ण गीतावली की रचयिता हो सकता है सूरदास की हों, लेकिन कृष्ण गीतावली के रचयिता जो है वो गोस्वामी तुलसीदास हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। कृष्ण गीतावली ब्रज भाषा में रचित 61 छंदों का गीति काव्य है। वेणी माधव के अनुसार इसका रचनाकाल संवत 1626। राम कुमार वर्मा ने लिखा है कि जिस प्रकार जानकी मंगल, पार्वती मंगल युग्म हैं, उसी प्रकार राम गीतावली और कृष्ण गीतावली, यह रचना कृष्ण कथा से संबंधित है। इसके कुछ पद सूरसागर में मिलते हैं। नाभादास ने तुलसीदास को भक्तिकाल का सुमेरु
तथा कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। तो ये कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया है कि कलिकाल का वाल्मीकि तुलसीदास को किसने कहा या कलिकाल का वाल्मीकि किसे कहा गया। तो आप इसे एकदम स्पष्ट रहें, नाभादास ने कहा। किसके लिए कहा? तुलसीदास के लिए। अगला प्रश्न है, काशी नागरी पिछाड़ी की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1895, 1995, 1893, 1757। यह भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1893। काशी नागरी पिछाड़ी सभा की स्थापना 1893 में हुई। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1893 को काशी में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष बाबू राधाकृष्ण दास थे। इसके संस्थापकों में बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र तथा शिव कुमार सिंह आते हैं। नागरी पिछाड़ी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति तथा प्रचार और प्रसार करने वाली देश की अग्रणी संस्था है। 11 मई 1896 को नागरी पिछाड़ी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसके प्रथम संपादक वेड़ी प्रसाद थे। 24 वर्ष तक यह मासिक रही और बाद में 1920 से त्रैमासिक हो गई। अगला प्रश्न है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि गोरखबानी ग्रंथ के संपादक कौन हैं? ऑप्शन है गोरखनाथ, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, रामचंद्र शुक्ल, राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पीताम्बर दत्त बड़थवाल। गोरखबानी ग्रंथ के संपादक पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मानकर उनका संपादन गोरखबानी नाम से किया। गोरखबानी में जो संकलित हैं ग्रंथ वे हैं शब्द है प्राण साकली, अभय मात्रा जोग, मच्छिंद्र गोरखबोध, ज्ञान चौतीसा, पद नरवय बोध, 15 तिथि, रोमावली, पंचमात्रा, शिष्यादर्शन, आत्मबोध, सप्तवार, ज्ञान तिलक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कवियों में किसने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की? ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी, उस्मान, अब्दुल कादिर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर ने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की, जबकि शेष सभी प्रेमाख्यानक काव्य के कवि हैं। मुल्ला दाऊद ने चंदायन लिखा 1379 में, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा 1540 में, उस्मान ने चित्रावली लिखा 1613 में, पुहकर ने रस रतन लिखा 1618 में, मुकुंद सिंह ने नल चरित्र 1641 में। अगला प्रश्न है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हैं? ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है उस्मान, ऑप्शन डी केशवदास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तुलसीदास। लोकमंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। तुलसीदास का काव्य लोकमंगल की भावना से पूर्णतः ओतप्रोत है। तुलसी ने राम के चरित्र में लोकनायक और लोकरक्षक के रूप में प्रतिष्ठा की। मानस में राम राज्य की कल्पना की है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा कि बुद्धदेव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास। हज़रत प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। अगला प्रश्न है केशव कहि न जाय का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति समुझ मन ही मन रहिए। इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन है तुलसीदास, रहीम, केशवदास, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तुलसीदास। केशव कहि न जाय का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति समुझ मन ही मन रहिए। बहुत प्रसिद्ध पद है ये। इन पंक्तियों के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास कैसे हैं? लोक मंगल के कवि हैं, जबकि सूरदास जीवनोत्सव के एवं जायसी प्रेम की पीर के कवि थे। शुक्ल जी ने कहा कि भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा तुलसी में देखा जाता है अन्यत्र नहीं। आप सब अवगत हैं कि रामचंद्र शुक्ल की आलोचना के केंद्र में भक्तिकालीन कवि तुलसीदास हैं, वहीं हज़रत प्रसाद द्विवेदी की आलोचना के केंद्र में कबीरदास हैं। रामचंद्र शुक्ल आलोचना के जो कुछ बीज शब्द है वे तुलसी की कविता से लेते हैं, जैसे नामवर सिंह आप देखें तो गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता से। रामकुमार वर्मा के शब्दों में कि भक्ति की सर्वोच्च साधना ही तुलसी के धर्म की मर्यादा है। अगला प्रश्न है राम कथा उत्पत्ति और विकास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है राधा चरण गोस्वामी, कामिल बुल्के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कामिल बुल्के। राम कथा उत्पत्ति और विकास के लेखक फादर
कामिल बुल्के हैं, ये बेल्जियम से भारत आए, एक मिशनरी थे। भारत आकर मृत्यु पर्यंत हिंदी, तुलसी और वाल्मीकि के भक्त रहे। इन्हें साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1974 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास, 1929 में। डॉक्टर नगेंद्र ने एक इतिहास का संपादन किया, हिंदी साहित्य का इतिहास, 1973 में। राधाचरण गोस्वामी, तन मन धन श्री गोसाई जी को अर्पण, इनकी रचना है। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? ऑप्शन है कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा, राम भक्ति काव्य परंपरा, निर्गुण काव्य परंपरा, शिव भक्ति काव्य परंपरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राम भक्ति काव्य परंपरा। विनय पत्रिका राम भक्ति काव्य परंपरा की रचना है। तुलसीदास के विनय पत्रिका की भाषा ब्रजभाषा है। यह एक गीति काव्य है। इसका रचना काल संवत 1631 से 79 है। इसमें कलिकाल के विरुद्ध राम के दरबार में अर्जी प्रस्तुत की गई है। इस काव्य में 279 छंद हैं। इसमें तुलसी के दास्य भाव की भक्ति का प्राकट्य हुआ है। भक्ति काल की जो शाखाएं हैं, निर्गुण काव्य परंपरा, सगुण काव्य परंपरा, निर्गुण को संत काव्य और सूफी काव्य में, सगुण काव्य को राम भक्ति परंपरा और कृष्ण भक्ति परंपरा में बांटा गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक सही युग्म है, वो छांटना है। रामानुजाचार्य द्वैताद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, मध्वाचार्य अद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। तो कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, ये सही है, क्योंकि अन्य विकल्प असंगत हैं। क्योंकि रामानुजाचार्य ने, ये बहुत महत्वपूर्ण ये फैक्ट हैं, बार बार परीक्षा में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, बार बार परीक्षा में, खास करके ऑब्जेक्टिव परीक्षा के ये सब फेवरेट फैक्ट हैं, ये आप जानिए। क्योंकि ऑब्जेक्टिव परीक्षा की जो प्रकृति है, उस प्रकृति को बहुत अच्छे से ये फैक्ट हैं, बहुत अच्छे से सूट करते हैं। क्योंकि बना बनाया उनको ऑप्शन मिल जा रहा है, बस सिर्फ ये पूछना है कि विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, और 4 ऑप्शन एकदम बने बनाए हैं, और यहाँ पर कन्फ्यूजन की भी संभावना रहती है। तो इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, आपको एकदम हृदयंगम कर लेना चाहिए। रामानुजाचार्य का जो दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद है, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद है, मध्वाचार्य का द्वैतवाद है, और वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद है। विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य दोनों शुद्धाद्वैतवाद से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और एक ऐसे आलोचक की पुस्तक है जिनका रीतिकाल पर बहुत विस्तार से उनका काम रहा है, बहुत अच्छा काम रहा है, बहुत अच्छा शोध रहा है। ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, गणपत चंद्र गुप्त। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र होंगे या नगेंद्र होंगे। इन दो के अलावा आपके मन में तीसरा नाम आना ही नहीं चाहिए। तो अगर आप नंदुलारे वाजपेयी, गणपत चंद्र गुप्त के विषय में सोच रहे हैं तो गलत, आपका सोचने का तरीका गलत, या आप हिंदी की जो पुस्तकें हैं, हिंदी के जो लेखक हैं, उनसे आप अवगत नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। रीतिकाल की भूमिका पुस्तक के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। डॉक्टर नगेंद्र की यह आलोचनात्मक कृति है। इनकी अन्य कृतियाँ हैं सुमित्रानंद पंत, साकेत एक अध्ययन, देव और उनकी कविता, रीतिकाव्य की भूमिका, राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृत, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, शैली विज्ञान, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ, भारतीय समीक्षा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की काव्य दृष्टि, रस सिद्धांत, नई समीक्षा नए संदर्भ, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, आधुनिक हिंदी नाटक, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, काव्य बिंब, साहित्य का समाजशास्त्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि का नाम बताइए। यह भी बहुत ही पसंदीदा कैटेगरी है क्वेश्चंस की, कि रीतिकाल की जो 3 धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, तो उसमें सवाल पूछ लेना कि कौन रीति सिद्ध का है, कौन रीतिबद्ध का है, कौन रीति मुक्त का है, या उसमें से छांटने के लिए निम्न में कौन रीति मुक्त का नहीं है। तो इसमें पूछा जा गया है कि रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि का नाम बताइए। ऑप्शन है बिहारी, केशव, श्रीपति, घनानंद। तो एकदम स्पष्ट है, ऑप्शन डी सही होगा, घनानंद। रीतिमुक्त काव्यधारा के जो सबसे प्रसिद्ध कवि हैं वे घनानंद हैं, जबकि बिहारी लाल रीति सिद्ध कवि हैं तथा केशवदास व श्रीपति रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा है कि ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। घनानंद की प्रमुख कृतियां हैं सुजानसार, इश्कलता, विरह, लीला, वियोग वेल, कोकसार, कृपाकंद, रस केलिवल, यमुना यस। अगला प्रश्न है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधे धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे।
यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है विद्यापति, खुसरो, कबीर, जायसी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, खुसरो। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। यह अमीर खुसरो की पंक्तियाँ और बहुत प्रसिद्ध हैं। जब भी आप अमीर खुसरो को पढ़ते हैं तो ये जो पहेलियाँ मुकरियाँ आपको जरूर दिखती हैं। उपयुक्त पंक्तियाँ अमीर खुसरो की हैं। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन, ये भी कई बार पूछा गया है। इनके प्रमुख ग्रंथ खालिक बारी हैं, पहेलियाँ मुकरियाँ हैं, दो सुखने, गजल है। विद्यापति की पंक्ति है देसिल बैना सब्जन मिठा, ते तैसन जपो होट्टा। रसखान के मानुष हों तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वालन। घनानंद कहते हैं अति सूधो सने को मार्ग है, जहाँ नयु सयानप बाग नहीं। अगला प्रश्न है निम्न कवियों में किसे प्रेम के पीर का कवि कहा गया? ऑप्शन है विद्यापति, खुसरो, रसखान, घनानंद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, घनानंद। रीतिकालीन कवि घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा गया। घनानंद की प्रेयसी का नाम सुजान था। इनके काव्य में सुजान शब्द जो है वो कृष्ण यानी नायक के लिए एवं राधा के लिए प्रयुक्त हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा कि प्रेम की पीर के कवि जिनके काव्य में मौन मधि पुकार है। कहते हैं कि प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। रसखान कहते हैं कि मानुष हों तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। घनंद कहते हैं अति सूधो सने को मार्ग है, जहाँ नई को सयानप बांक नहीं। अगला प्रश्न है अमी हलाहल मदभरे श्वेत श्याम रतनार किस कवि की पंक्ति है? और बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। ऑप्शन है बिहारी, केशव, रसलीन, मतिराम। तो इसका सही उत्तर होगा रसलीन। अमी हलाहल मदभरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत जेह चितवत एक बार। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है ये फैक्ट। तो अमी हलाहल मदभरे श्वेत श्याम रतनार पंक्ति के लेखक रसलीन हैं। रसलीन का मूल नाम भी जानना जरूरी है। इनका मूल नाम सैयद गुलाम नबी है। उक्त पंक्ति इनकी जो प्रसिद्ध कृति है, सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति क्या? अंग दर्पण की प्रसिद्ध पंक्ति है। अंग दर्पण में 180 दोहे संकलित हैं। रसलीन ने इसे ब्रजवानी सीखनी रची ऐसा घोषित किया। मुख छवि निरख चकोर अरु, तन पानिप लखमीन इनकी अन्य प्रसिद्ध पंक्ति है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, परमाल रासो। परमाल राजा परमर्दिदेव लिखित परमाल रासो ग्रंथ आलाखंड नाम से प्रसिद्ध है। इसके रचयिता जगनिक हैं। यह एक लोक ग्रंथ काव्य है। परमाल रासो में कलिंजर के राजा परमाल एवं उनके आश्रित दो सरदार आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन है। आल्हा शैली में रचित परमाल रासो लोक ग्रंथ काव्य है। हजाब शाह द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो की तरह इसे भी अर्ध प्रामाणिक रचना माना है। आलाखंड में बच्चन सिंह कहते हैं आलाखंड में श्रृंगारिक वर्णन का एकांत अभाव है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। खुमार रासो दलपत विजय की, बीसल देव रासो नरपत नाल की और परमाल रासो जगनिक की। अगला प्रश्न है जगत विनोद किसकी रचना है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है चिंतामणि, तोष, पद्माकर, रसलीन। तो इसमें सही होगा ऑप्शन सी, पद्माकर। जगत विनोद की रचना रीतिकालीन कवि पद्माकर ने की है। रीतिकाल में ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध कवि पद्माकर लक्षण ग्रंथ लिखने वाले रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि हुए। आचार्य हजाब शाह द्विवेदी के अनुसार भाषा पर इनका बहुत ही व्यापक अधिकार था। सूक्ति योजना में बिहारी के समकक्ष हैं, पर श्रृंगार रस के प्रसंग में इनके अनुभावों अलंकारों की योजना निसंदेह बहुत उत्तम कोटि की है। पद्माकर के अन्य ग्रंथ हैं हिम्मत बहादुर बिरदावली, जगत विनोद, गंगा लहरी, राम रसायन, प्रबोध पचासा, पद्माभरण, हितोपदेश का भाषानुवाद। अगला प्रश्न है काव्य विवेक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है देव, मतिराम, चिंतामणि, केशव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चिंतामणि। काव्य विवेक के रचनाकार चिंतामणि हैं। रीतकालीन आचार्यों में प्रथम चिंतामणि त्रिपाठी के विषय में शुक्ल जी का कहना है कि चिंतामणि ने काव्य के सब अंगों पर ग्रंथ लिखे हैं। इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। अवध के पिछले कवियों की भाषा देखते हुए इनकी ब्रज भाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है। विषय वर्णन की प्रणाली भी मनोहर है। ये वास्तव में एक उत्कृष्ट कवि थे। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। ऐसा कौन कह रहा है? रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि की रचनाएं हैं रसविलास, चंद्र विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, रामायण आदि। अगली पंक्ति जो बहुत ही महत्वपूर्ण है
आप कोई भी इतिहास की किताब उठाइए, उसमें आपको ये पंक्ति मिल जाएगी। आपको ये भी समझना है कि सभी पंक्तियाँ किसी कवि की महत्वपूर्ण नहीं है। खास करके वे पंक्तियाँ जो आलोचकों द्वारा, इतिहासकारों द्वारा बार बार उद्धृत की जाती हैं, उन्हें अक्सर उनको उनके पूछे जाने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो ग्रंथ है वो कम से कम इस मामले में तो बहुत ज़्यादा उपयोगी है परीक्षा की दृष्टि से, कि उसमें जो कवि दिए गए हैं उनके विषय में क्या कहा गया और उनकी पंक्तियाँ, कौन सी पंक्तियाँ उद्धृत हैं, वहाँ से सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रश्न है कि फागु की भीर अभीरन में गही गोविंद लय गई भीतर गोरी, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है बिहारी, केशव, पद्माकर, भिखारी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पद्माकर। फागु के भीर अभीरन में गही गोविंद ले गए भीतर गोरी, इस पंक्ति के रचनाकार रीतिकालीन कवि पद्माकर हैं। जबकि बिहारी की पंक्ति है, या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। केशवदास कहते हैं, ताते रुचे सुसोच के कीजिए सरस कवित। भिखारीदास कहते हैं, तुलसी गंग दुओ भय सुखविन के सरदार, इनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार। अगला प्रश्न है, कामायनी को, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र ने, गजानन माधव मुक्तिबोध ने, इंद्रनाथ मदान ने, शांतिप्रिय द्विवेदी ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शांतिप्रिय द्विवेदी ने। कामायनी को छायावाद का उपनिषद शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा। छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद की कामायनी महाकाव्य के विषय में जो महत्वपूर्ण मत हैं उसको देख लेते हैं। कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। कामायनी एक फैंटेसी है, ये फैंटेसी भी बहुत बार पूछा गया, फैंटेसी किसने माना? तो मुक्तिबोध ने। कामायनी एक असफल कृति है, इंद्रनाथ मदान कहते हैं। कामायनी नए युग का काव्य है, नंदुलारे वाजपेयी कहते हैं। और कामायनी मानवता का रसात्मक इतिहास है, ऐसा आचार्य शुक्ल कह रहे हैं। तो हम लोगों ने 20 क्वेश्चन और कर लिए, यानी 40 क्वेश्चन तो हो गया। तो इस वीडियो में यहीं रुकेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर 20 क्वेश्चन को करेंगे। आने वाले 2-3 वीडियो में यह जो पेपर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जिसे अगर कंटिन्यू पूरा पेपर एक साथ आपको देखना होगा, जो भी हमारे साथी, तो एक साथ वीडियो प्ले कर लेंगे, ठीक है। बाद में हम कोशिश करेंगे कंपाइल भी कर दें, एक ही वीडियो में कर दें। लेकिन अभी आपको करने की आवश्यकता यही है कि जितना पढ़ाया जा रहा है 20 मिनट 25 मिनट की का जो वीडियो है उसको देख करके आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को समझें, क्वेश्चंस को समझें, और अपना जो पढ़ाई का जो तरीका है, अपने पढ़ाई के डेली के शेड्यूल में क्वेश्चन सॉल्व करने का कुछ समय निर्धारित कर लें। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जो भी आप दे पाएँ, ज़रूर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दें। कई बार जो फैक्ट आप सीधे तौर पर रटते हैं, जो नहीं याद होता, वे क्वेश्चन सॉल्व करने पर वो तैयार हो जाते हैं, दिमाग में अंकित हो जाते हैं। वे कई बार परीक्षाओं में गलत होने पर वे सवाल आपके फिर बाद में नहीं गलत होते। इसलिए गलती से सुधार, पुरानी कमियों से सुधार करें। कई परीक्षाएं दे चुके हैं, बार बार असफलता मिल रही, तो आप पुरानी कमियों से सुधार ले आएँ अपने अंदर, कैसे बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं इसका चिंतन करें। और आने वाले समय में जो कई वैकेंसी हैं, मैं यही चाहूँगा कि आप लोग उसमें सफल हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। हम लोग गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज 2013 की परीक्षा के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले 40 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है, आज 41 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। और इससे पहले अन्य 2 परीक्षाएं जो जीडीसी की हुई थी उसके पेपर आपको चैनल पर मिल जाएंगे। हमारी कोशिश ये है कि आप सब अवगत ही हैं कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की वैकेंसी आई हुई है, बहुत अच्छी सीट है। तो अभी से आप परीक्षा की प्रकृति को समझें, पूर्व की परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न पत्र आया हुआ था इसे देखें। इसी को ध्यान में रख करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सॉल्व पेपर आपको कराया जा रहा है। तो शुरू करते हैं। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे मित्रों के बीच चैनल को शेयर करें जो हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन स्तर या पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर, अथवा एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, एकांकी, आत्मकथा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कहानी।
नीलम देश की राजकन्या कहानी विधा की रचना है। इस कहानी संग्रह के कहानीकार जैनेंद्र हैं। जैनेंद्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला। जैनेंद्र की प्रथम कहानी खेल विशाल भारत में प्रकाशित हुई, किंतु जैनेंद्र ने फोटोग्राफी को अपनी प्रथम कहानी माना है। जैनेंद्र के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं फांसी, वातायन, दो चिड़िया एक रात, नीलम देश की राजकन्या 1938 ईस्वी, ध्रुव यात्रा, पाजेब और जयसंधि। अगला प्रश्न है तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शन है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, तार सप्तक से सवाल आते ही हैं परीक्षाओं में, तो यह आपके लिए आवश्यक है कि तार सप्तक का प्रकाशित हुआ, उसके संपादक कौन थे और कब कब उसके जो द्वितीय सप्तक और जो सप्तक प्रकाशित हुए, दूसरा सप्तक तीसरा सप्तक, उसका प्रकाशन वर्ष, उसमें कौन से कवि हैं, ये जानना आवश्यक है। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन है वो सन 1943 में हुआ था, इसीलिए प्रयोगवाद का आरंभ 1943 से माना जाता है, आप सब जानते हैं। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। अज्ञेय के संपादन में अभी तक 4 सप्तक प्रकाशित हुए हैं, जिसमें तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा सप्तक 1979। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं, जिसमें अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, बलवंत, गिरिजा कुमार माथुर। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है नामवर सिंह, मैनेजर पांडे, केदारनाथ सिंह, रामविलास शर्मा। तो यह बड़ी महत्वपूर्ण किताब है रामविलास शर्मा की। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं प्रेमचंद 1941 ईस्वी, भारतेंदु युग, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद और उनका युग बहुत महत्वपूर्ण है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भाषा और समाज साहित्य, स्थायी मूल्य और मूल्यांकन, निराला की साहित्य साधना मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3 भागों में, भारतीय युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा, नई कविता और अस्तित्ववाद, हिंदी जाति का साहित्य। ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं में से दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन है हुंकार, रेणुका, सामधेनी, उर्वशी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उर्वशी। उर्वशी महाकाव्य 1961 ईस्वी पर रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। उर्वशी को कवि ने कामाध्यात्म कहा है। इसमें भी कवि के विचार तत्व की प्रधानता है। 5 अंकों में विभक्त और नाटकीय शैली में रचित यह प्रबंधात्मक काव्य पुरूरवा और उर्वशी की कथा से संबंधित है। यह एक गीति नाट्य है। उर्वशी की प्रमुख पंक्ति है, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं हो तो और क्या है। उर्वशी सनातन नारी, पुरूरवा सनातन पुरुष, आयु मनुष्य एवं गद्य मादन क्रीड़ा क्षेत्र के प्रतीक के रूप में उर्वशी में चित्रित हुए हैं। रामधारी सिंह दिनकर को समय, सूर्य और अधैर्य का कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया? ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह तथा विश्वनाथ तिवारी, ऑप्शन डी डॉक्टर ललित शुक्ल तथा डॉक्टर विनोद तिवारी। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत की रचना पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिरिकल बैलेट्स को जो स्थान मिला वही पल्लव की भूमिका को मिला, क्योंकि इसी में सर्वप्रथम छायावाद के बहिरंग की परीक्षा हुई। पल्लव को प्रकृति की चित्रशाला कहा गया। पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। महर्षि अरविंद के भागवत जीवन का इन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा था। इन्हें रावणार यनुज भी कहा जाता है। पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा गया, महत्वपूर्ण है। छायावाद के कवि चतुष्टय में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, निराला तथा महादेवी वर्मा आती हैं। अगला प्रश्न है नवगीत दशक के संपादक कौन हैं? ऑप्शन है रामदर्श मिश्र, शंभुनाथ सिंह, उमाकांत मालवीय, सोम ठाकुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शंभुनाथ सिंह। नवगीत दशक के संपादक शंभुनाथ सिंह हैं। शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित गीत संग्रह है रूप रश्मि, माता भूमि, छायालोक, उदयाचल, दिवालोक,
जहाँ दर्द नीला है वक्त की मीनार पर। अगला प्रश्न है, सैरंध्री के रचनाकार हैं। ऑप्शन है सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, नरेश वर्मा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। सैरंध्री की रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। सैरंध्री 1926 ईस्वी महाभारत के आख्यान पर आधारित रचना है, जिसमें अज्ञातवास के समय सैरंध्री छद्म नामधारिणी द्रौपदी एवं कीचक की चिर प्रसिद्ध गाथा का वर्णन है। इसका अंगी रस करुण है। गुप्त जी की अन्य रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त आप सब अवगत ही हैं कि द्विवेदी युग के सर्व प्रमुख कवि हैं। इन्होंने रंग में भंग, जयद्रथ वध, शकुंतला, किसान, पंचवटी, बकसंहार, वन वैभव, शक्ति, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, नहुष, करबला, हिडिम, विष्णुप्रिया इत्यादि की रचना की। अगला प्रश्न है, हिम किरीटिनी के रचयिता कौन है? ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी शंकर मिश्र, नरेंद्र शर्मा, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी। हिम किरीटिनी के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा नाम से भी जाना जाता है। इनकी अन्य रचनाएं हैं हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी। हिम तरंगिनी पर इन्हें 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। माता 1951 ईस्वी, समर्पण 1926। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा आदि हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम लिखिए। ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, धूमिल, त्रिलोचन शास्त्री। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अज्ञेय। प्रयोगवाद के प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 में अज्ञेय के संपादन में प्रकाशित तारसप्तक से माना जाता है। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने किया। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये तो पूछा ही जाता है, प्रारंभ कब हुआ, कौन संपादन किया, लेकिन प्रयोगवाद के प्रथम प्रयोक्ता नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा। प्रयोगवाद फ्रायड के दर्शन से प्रभावित है। प्रयोगवाद के संदर्भ में कुछ विद्वानों के मत हैं। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, ऐसा केशरी कुमार कहते हैं। प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है, रघुवीर सहाय। समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काव्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की। अगला प्रश्न है, इनमें से साठोत्तरी कवि कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, हरिऔध, आलोक धनवा, शांतिप्रिय द्विवेदी। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आलोक धनवा। आलोक धनवा साठोत्तरी कवि हैं। आलोक धनवा द्वारा रचित प्रथम काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण इनका संग्रह है, दुनिया रोज बनती है। जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर, कपड़े के जूते हिंदी की प्रसिद्ध कविताएं हैं। प्रमुख साठोत्तरी कविता आंदोलन और उनके प्रवर्तक अकविता के प्रवर्तक श्याम परमार हैं। योयोत्सवादी कविता के सैलभ श्री राम सिंह, आज की कविता हरीश मदानी, वाम कविता परमानंद श्रीवास्तव, सहज कविता रविंद्र भ्रमर, विचार कविता महीप सिंह, ताजी कविता लक्ष्मीकांत वर्मा, टटकी कविता रामवचन राय और समकालीन कविता विश्वंभर नाथ उपाध्याय। विश्वंभर नाथ उपाध्याय ने एक पुस्तक लिखी, समकालीन कविता की भूमिका, बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रकार से वह समकालीन कविता पर पहली पुस्तक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु योगीन कौन है? ऑप्शन है बंशीधर शुक्ल, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। भारतेंदु ने एक अपना मंडल बनाया हुआ था, जिसमें जो महत्वपूर्ण कवि हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 में जन्म, उसके बाद बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन 1855 में इनका जन्म, प्रताप नारायण मिश्र 1856 में जन्म इनका, ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 में, अंबिका दत्त व्यास 1858 में और राधा कृष्ण दास का 1865 में जन्म हुआ। तो ये क्रम भी दिमाग में रखना चाहिए, कौन आगे है कौन पीछे है। कम से कम 2-3 महत्वपूर्ण लोगों का तो अवश्य आपको पता होना चाहिए हर युग में, जिससे कभी ऐसा प्रश्न आए तो आपको सॉल्व करने में आसानी हो। अगला प्रश्न है, प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है? ऑप्शन है झरना, आंसू, तरंग, लहर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लहर। प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके लहर काव्य संकलन में दिखाई पड़ता है। शुक्ल जी ने लिखा है कि लहर से कवि का अभिप्राय उस आनंद की लहर से है जो मनुष्य के मानस में उठा करती है और उसके जीवन को सरस करती है। लहर में हम प्रसाद को वर्तमान और अतीत जीवन की प्रकृत ठोस भूमि पर
अपनी कल्पना ठहराने का कुछ प्रयत्न करते पाते हैं। प्रसाद के अन्य काव्य संग्रह हैं उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, बभ्रुवाहन, शोकोच्छ्वास, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। अगला प्रश्न है, अज्ञेय ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया? ऑप्शन है 5, 4, 3, 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 4। अज्ञेय ने कुल 4 सप्तकों का प्रकाशन किया था। प्रयोगवाद के प्रवर्तन करने का श्रेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को है। प्रयोगवाद का श्री गणेश अज्ञेय के संपादन में प्रकाशित 4 सप्तक 1943 से माना जाता है। अज्ञेय के संपादन में 4 सप्तक प्रकाशित हुए हैं। तार सप्तक 1943 में, दूसरा सप्तक 1951 में 8 साल बाद, और फिर उसके 8 साल बाद 1959 में तीसरा सप्तक, और सबसे अंत में उसके 20 वर्ष बाद चौथा सप्तक 1979। अगला प्रश्न है, कौन मिस्र बंधुओं में नहीं है? अब ये भी कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश परीक्षक को होती है, क्योंकि मिस्र बंधु 3 भाई थे, और यह जहाँ पर भी 3 चीज़ें होंगी वहाँ 4 ऑप्शन क्रिएट करना बहुत आसान होता है। तो गणेश, श्याम, सुखदेव ये 3 भाई थे। तो इसमें एक नाम कृष्ण बिहारी मिश्र जी का, जो कलकत्ता में रहते थे, बहुत अच्छे साहित्यकार रहे, उनका नाम दे दिया जाता है। तो ये भी आपको समझना है किस नाम को देकर कंफ्यूज किया। सबसे अच्छा ये है कि आप मिस्र बंधुओं में जो 3 भाई हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो मिस्र बंधुओं में नहीं है, कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र ये भाई थे। मिस्र बंधुओं ने मिस्रबंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिस्रबंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का 1934 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। इसमें 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। अगला प्रश्न है, ठलुआ क्लब किसकी रचना है? ऑप्शन है राम वृक्ष वेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीलाल शुक्ल, बाबू गुलाब राय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाबू गुलाब राय। महत्वपूर्ण है, बाबू गुलाब राय सबसे ज़्यादा ठलुआ क्लब के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। तो ठलुआ क्लब बाबू गुलाब राय की रचना है। ये हिंदी के आलोचक तथा निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनके द्वारा रचित निबंध हैं ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे मकान, मेरे नापिताचार, मेरी दैनिकी का एक एक पृष्ठ, प्रीति भोज, अध्ययन और आस्वाद, प्रबंध प्रभाकर, मेरे निबंध। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक का नाम है? ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, जॉन गिलक्राइस्ट, लल्लूलाल, रविंद्र टैगोर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जॉन गिलक्राइस्ट। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की संस्थापक का नाम जॉन गिलक्राइस्ट था। यह कॉलेज ब्रिटेन के राजकुमार विलियम चतुर्थ के नाम पर स्थापित किया गया। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में कलकत्ता में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष जॉन गिलक्राइस्ट थे। इन्होंने 2 भारतीयों की नियुक्ति की, ये महत्वपूर्ण है, जिसमें लल्लूलाल ये भाषा मुंशी पद पर नियुक्त हुए और सदल मिश्र भाषा अधिकारी पद पर नियुक्त। अगला प्रश्न है, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना? ऑप्शन है लाला भगवान दीन, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। आचार्य शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा कि ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। प्रेम की पीर को के कवि जिनके काव्य में मौन मधि पुकार है, घनानंद की प्रेयसी का नाम सुजान था। दिनकर ने कहा, विरह तो घनानंद के काव्य की पूंजी है। घनानंद ने 752 कवित्त सवैयों, 1057 पद और 2354 दोहे चौपाइयों की रचना की। इनके छंदों को सुछंदों की उपमा दी गई। अगला प्रश्न है, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 11 वर्ष कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसके लेखक हैं। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय जो 1903 में प्रकाशित हुई को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियाँ लिखी, तीनों बहुत प्रसिद्ध हैं। खास करके उसने कहा था तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुखमय जीवन उन्होंने लिखी 1911 में, बुद्धू का कांटा 1914 में और उसने कहा था 1915 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती, जिसका प्रकाशन 1900 में हुआ, को हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी मानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वृंदावन लाल वर्मा की रचना कौन है? ऑप्शन है गढ़कुंडार, साहित्य सहचर, वरुण के बेटे, सुनीता,
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गढ़कुंडार। वृंदावन लाल वर्मा की रचना गढ़कुंडार है। वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई। वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास बुंदेलखंड के मुस्लिम शासनकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। उनके उपन्यास हैं गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी महत्वपूर्ण है, झांसी की रानी, कचनार, मृगनयनी भी बहुत महत्वपूर्ण है, टूटे कांटे, अहिल्याबाई, भुवन विक्रम, माधवजी सिंधिया, रामगढ़ की रानी, महारानी दुर्गावती, कीचड़ और कमल, सोती आग, देवगढ़ की मुस्कान, ये सब उनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, मारिस मोहि कुठाओं के लेखक कौन है? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उदय शंकर भट्ट, राम वृक्ष वेनीपुरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मारिस मोहि कुठाओं के लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। गुलेरी जी के प्रसिद्ध 2 निबंध हैं बहुत, मारिस मोहि कुठाओं और कछुआ धर्म। ये दोनों कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन कर लिए, 60 नंबर क्वेश्चन तक। बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग बार बार पढ़ते रहें, और जो पूरा प्रश्न पत्र जिसका हो गया तो उसको आप एक साथ देख सकते हैं, और ये भी एक एक स्टेप में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप प्रश्न की प्रकृति इससे समझें और उसी के अनुरूप अपनी तैयारी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। हम लोग राजकीय महाविद्यालय प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2013 के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं। यह परीक्षा 2014 में हुई थी। आप सब अवगत हैं कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की वैकेंसी आई हुई है 2025 में, अभी उसके फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, और बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। इसलिए आवश्यक है कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज परीक्षा में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित होती है उसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं यह जानना बेहद आवश्यक है। इसी को ध्यान में रख करके हम लोग राजकीय महाविद्यालय प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के हिंदी विषय के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं। इस बार से परीक्षा के पैटर्न में बदलाव हो रहा है। पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा होगी, किंतु जो पहले चरण की परीक्षा है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जहां ज़्यादातर छंटनी की संभावना रहती है, वह पूर्व की तरह ही ऑब्जेक्टिव होगी। इसलिए लिखित परीक्षा की तैयारी साथ में करना ही है, लेकिन इसके साथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस सिलेबस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के पुराने प्रश्न पत्र को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी। 60 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया है पिछले वीडियो में। आज 61 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो वीडियो देखते हैं, फॉलो भी करते हैं, लेकिन वे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप अपने दोस्तों और मित्रों के बीच भी चैनल का लिंक शेयर करें, और हिंदी विषय की तैयारी करने वाले जो लोग हैं, चाहे यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, या ग्रेजुएशन स्तर पर हिंदी पढ़ रहे हैं, या एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एमए का एंट्रेंस, पीएचडी का एंट्रेंस, तो ऐसे सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसके अलावा पीसीएस की परीक्षाएं और जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर से भी वीडियो बीच बीच में आते रहते हैं, तो जिससे आप इसको शेयर करेंगे तो उन लोगों को भी फ़ायदा होगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें, भारतेंदु समग्र के संपादक हैं? ऑप्शन है जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, हरिवंश राय शर्मा, हेमंत शर्मा, शंकर देव विद्यालंकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हेमंत शर्मा। भारतेंदु समग्र के संपादक हेमंत शर्मा हैं, जबकि अन्य जो नाम हैं वे असंगत हैं। समाचार पत्र संपादक और उसके स्थान देख लेते हैं। उदंत मार्तंड जुगल किशोर इसके संपादक थे, कलकत्ता से निकलता था। बंगदूत राजा राम मोहन राय संपादक, कलकत्ता से। प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह संपादक, आगरा से। भारतेंदु राधाचरण गोस्वामी इसके संपादक, वृंदावन से। और ब्राह्मण बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है प्रताप नारायण मिश्र की, कानपुर से निकलती थी। अगला प्रश्न है, चिंतामणि भाग 4 के संपादक कौन हैं? ऑप्शन है कुसुम चतुर्वेदी तथा डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, कुसुम चतुर्वेदी तथा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह तथा डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, डॉक्टर ललित शुक्ल तथा डॉक्टर विनोद तिवारी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए है, कुसुम चतुर्वेदी तथा डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। चिंतामणि भाग 4 के संपादक कुसुम चतुर्वेदी तथा डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह हैं।
इस भाग में 1902 से 1939 तक प्रकाशित निबंध कुल 47 निबंध संकलित हैं। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। यह 4 भागों में संकलित है। शुरुआत में इसका नाम विचार वीथी था, बाद में उन्होंने चिंतामणि नाम से प्रकाशित कराया। चिंतामणि भाग 1 रामचंद्र शुक्ल इसके संपादक स्वयं थे 1939 में। चिंतामणि भाग 2 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसके संपादक थे, उनके शिष्य, जो कि 1945 में प्रकाशित। चिंतामणि भाग 3 नामवर सिंह इसके संपादक 1983 में प्रकाशित। और चिंतामणि भाग 4 इसके संपादक कुसुम चतुर्वेदी व ओम प्रकाश सिंह। अगला प्रश्न है, रश्मिलोक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रश्मिलोक के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। आपको इनकी कविता में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना भी देखने को मिलेगी और प्रगतिवादी चेतना दोनों दिखेगी। इनको समय, सूर्य तथा अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। दिनकर की जो प्रमुख कृतियां हैं वह रेणुका 1935 ईस्वी, हुंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की खोज, हारी के हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, ये इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञेय द्वारा संपादित 4 सप्तकों में 3 कवित्रियां भी संकलित हैं। वे 3 कवित्रियां कौन हैं? ऑप्शन में दिया गया है शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे। शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे। शकुंत माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे। शकुंत माथुर, कीर्ति चौधरी, हेमवती देवी। तो यहाँ पर शकुंतला माथुर से एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, किंतु जो तार सप्तक में कवित्री हैं उनका नाम है शकुंत माथुर, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। शकुंत माथुर, कीर्ति चौधरी और सुमन राजे, ये 3 कवित्रियाँ थीं तार सप्तकों में। अज्ञेय द्वारा संपादित 4 सप्तकों में 3 कवित्रियाँ हैं, शकुंत माथुर, कीर्ति चौधरी और सुमन राजे। शकुंत माथुर दूसरा सप्तक में, कीर्ति चौधरी तीसरे सप्तक में और सुमन राजे चौथे सप्तक में संकलित हैं। सप्तकों का जो क्रम है वह तार सप्तक 1943 में, दूसरा सप्तक 1951 में, तीसरा सप्तक 1959 में और चौथा सप्तक 1979। अगला प्रश्न है, इनमें से पुरानी कहानी कौन है? ऑप्शन है रानी केतकी की कहानी, टोकरी भर मिट्टी, दुलाई वाली, 11 वर्ष का समय। तो इसमें जो सबसे पुरानी कहानी यानी जो सबसे पहले प्रकाशित हुई वह है रानी केतकी की कहानी। ये इंसा अल्लाह खां इसके लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी रचना 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य मानी जाती है और इस कहानी का एक नाम और बहुत प्रचलित था, वो था उदयभान चरित। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे इसके कहानीकार हैं, 1901 में प्रकाशित। 11 वर्ष का समय के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं, 1903 में प्रकाशित। दुलाई वाली बंग महिला इसकी लेखिका हैं, 1907 में प्रकाशित। और इंदुमती, जिसे हिंदी की पहली कहानी के रूप में भी मान्यता प्राप्त है, वे किशोरी लाल गोस्वामी 1900 ईस्वी में प्रकाशित। अगला प्रश्न है जो बेहद महत्वपूर्ण है, आधुनिक काल को गद्य काल का नाम किसने दिया? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। आधुनिक काल को गद्य काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। शुक्ल जी ने समस्त कालों को 4 भागों में विभाजित किया। हिंदी साहित्य में दोहरे नामकरण की देन आचार्य शुक्ल की है। आचार्य शुक्ल का काल विभाजन है आदिकाल यानी वीरगाथा काल 1050 से 1375 संवत, फिर है पूर्व मध्यकाल यानी भक्तकाल संवत भक्तिकाल संवत 1375 से 1700, उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल संवत 1700 से 1900 और आधुनिक काल अर्थात गद्य काल जिसे उन्होंने कहा 1900 से 1984। अब देख लेते हैं आधुनिक काल को किसने क्या क्या नामकरण दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक काल, राम कुमार वर्मा आधुनिक काल, गणपत चंद्र गुप्त आधुनिक काल कहते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी पुनर्जागरण, मिश्र बंधु परिवर्तन युग और राहुल सांकृत्यायन नवजागरण काल। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं? ऑप्शन है राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के लेखक इंसा अल्लाह खां है। इसका एक अन्य नाम है उदयभान चरित। तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, लल्लू लाल का प्रेम सागर, सदल मिश्र नासिकोतोपाख्यान, राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वशिष्ठ, सदा सुखलाल नियाज सुख सागर, ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और यहाँ से प्रश्न आते रहे। कामायनी किसकी पुत्री थी? ऑप्शन है श्रद्धा की, मनु की, काम की, इड़ा की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी,
कामायनी काम की पुत्री थी। कामायनी की प्रधान पात्रा श्रद्धा को काम की पुत्री होने के कारण कामायनी कहा जाता है। कामायनी में मनु मन के, श्रद्धा हृदय की, इड़ा बुद्धि की और कुमार मानव के प्रतीक हैं। कामायनी में कितने सर्ग हैं यह भी कई बार पूछा गया है, तो इसमें 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये महत्वपूर्ण है, ये सर्ग से कई बार क्रम भी पूछा गया है, तो आप ध्यान रखें। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, ये 15 सर्ग। अगला प्रश्न है, शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है? ऑप्शन है छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, उत्तर आधुनिकतावादी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रगतिवादी। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव प्रगतिवादी कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद की विशेषताएं हैं सामाजिक यथार्थवाद, शोषकों के प्रति घृणा, रोष एवं शोषितों का करुणगान, क्रांति की भावना, मार्क्स और रूस का स्तुतिगान, साम्यवाद, नारी के प्रति सहानुभूति, नवीन सौंदर्य बोध, लोक संस्कृति, प्रणयानुभूति, बौद्धिकता एवं व्यंग्यात्मकता, जनजीवन से जुड़ी भाषा शैली। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? ऑप्शन है क्षणवादिता, बौद्धिकता, अतिशय वैयक्तिकता, मार्क्सवादी दर्शन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मार्क्सवादी दर्शन। मार्क्सवादी दर्शन नई कविता की विशेषता नहीं है, बल्कि यह प्रगतिवाद की विशेषता है, जबकि क्षणवादिता, बौद्धिकता, अतिशय वैयक्तिकता नई कविता की विशेषताएं हैं। नई कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं सभी वादों से मुक्ति, लघु मानव की प्रतिष्ठा, क्षण का महत्व, यथार्थवादी दृष्टिकोण, मूल्यों को चुनौती, अहमवाद, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण, मध्यवर्गीय नारी का चित्रण, व्यंग्यात्मकता, नवीन भाषिक संरचना। अगला प्रश्न है, जानकी मंगल नाटक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है शीतला प्रसाद त्रिपाठी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शीतला प्रसाद त्रिपाठी। जानकी मंगल नाटक के लेखक शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल माना जाता है। 1868 में काशी में खेला गया, जिसमें लक्ष्मण का अभिनय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। सही अर्थों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है ऐतिहासिक नाटक, समस्या नाटक, सामाजिक नाटक, असंगत नाटक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, असंगत नाटक। भुवनेश्वर असंगत यानी विसंगत नाटक के लिए प्रसिद्ध हैं, एब्सर्ड नाटकों के लिए। हिंदी के विसंगत नाटकों का सर्वाधिक प्रभाव प्रसिद्ध एब्सर्ड नाटककार सैमुअल बेकेट के बेटिंग फॉर गोदो और एडम नाटक का पड़ा। हिंदी में विसंगत नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के लघु नाटक ऊसर 1938 ईस्वी से माना जाता है। डॉक्टर गिरीश रस्तोगी एवं डॉक्टर मदान ने हिंदी में विसंगत नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के नाटक तांबे के कीड़े से माना है। सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित कारवां भुवनेश्वर का एकमात्र नाट्य संकलन है। इसमें श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, प्रतिभा का विवाह, शैतान, रहस्य, रोमांस आदि नाटक संकलित है। निम्नलिखित में कौन पारसी नाटककार नहीं है? ऑप्शन है आगा हसन कश्मीरी, राधेश्याम कथावाचक, विपिन कुमार अग्रवाल, नारायण प्रसाद बेताब। तो इसमें विपिन कुमार अग्रवाल ये पारसी नाटककार नहीं है। बाकी अन्य सभी आगा हसन कश्मीरी, राधेश्याम कथावाचक, नारायण प्रसाद बेताब ये सभी पारसी नाटककार हैं। विपिन कुमार अग्रवाल ने 3 एब्सर्ड नाटक लिखे, जिसमें 3 अपाहिज, लोटन और खोए हुए की लाश, ये तीनों प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की आखिरी रात के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, शंकर शेष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राम कुमार वर्मा। औरंगजेब की आखिरी रात के रचनाकार राम कुमार वर्मा है। रामनाथ सुमन हिंदी के प्रथम एकांकीकार राम कुमार वर्मा को मानते हैं। राम कुमार वर्मा जी द्वारा रचित अन्य नाटक हैं कौमुदी महोत्सव, विजय पर्व आदि। इनके प्रमुख एकांकी हैं पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई,
पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, कामकंदला, बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम। अगला प्रश्न है, इंदर सभा के लेखक कौन है? ऑप्शन है आगा हसन कश्मीरी, अमानत, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमानत। इंदर सभा के लेखक अमानत हैं। यह एक ओपेरा यानी गीति नाट्य है। अमानत कृत इंदर सभा का प्रकाशन 1853 ईस्वी में तथा इसकी भाषा ब्रजभाषा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गिरधरदास कृत नहुष, जो 1859 में प्रकाशित हुआ, को हिंदी का पहला नाटक तथा राजा लक्ष्मण सिंह कृत शकुंतला, जो 1862 में प्रकाशित हुआ, को द्वितीय, और अपने द्वारा लिखे गए विद्या सुंदर 1868 में जो प्रकाशित हुआ, को तीसरा, और श्रीनिवास दास के तप्ता संवरण 1883 ईस्वी में प्रकाशित को चौथा नाटक माना है। अगला प्रश्न है, हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक कौन है? बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। जब आप नाटक के इतिहास पर किताब तलाशते हैं तो जो 2-3 किताबों आपको देखने को मिलती हैं, उसमें एक किताब ये बड़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है डॉक्टर दशरथ ओझा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजेंद्र अवस्थी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर दशरथ ओझा। हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक डॉक्टर दशरथ ओझा हैं। दशरथ ओझा की अन्य कृतियां हैं प्राचीन भाषा नाटक, आज का नाटक, प्रगति और प्रभाव। अगला प्रश्न है, इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी 3 ग्रंथ लिखते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। अगला प्रश्न है, तिलचट्टे के नाटककार कौन है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है विपिन कुमार अग्रवाल, भुवनेश्वर, मुद्रा राक्षस, लक्ष्मी नारायण लाल। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुद्रा राक्षस। तिलचट्टे के नाटककार मुद्रा राक्षस हैं। मुद्रा राक्षस में नाटक की भाषा को हास्य की भाषा कहा है। मुद्रा राक्षस ने रूसी नाटककार गोगोल के नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी नाट्य रूपांतरण आला अफसर नाम से किया, भी महत्वपूर्ण है। मुद्रा राक्षस के प्रमुख नाटक हैं तिलचट्टा, योर्स फेथफुली, मरजीवा, तेंदुआ, प्रथम प्रस्तुति, आला अफसर, गुफाएं, संतोला, जिसमें तिलचट्टा बहुत प्रसिद्ध है, योर्स फेथफुली, मरजीवा, आला अफसर, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भिखारी ठाकुर का विदेशिया है क्या है? ऑप्शन है लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोक नाटक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोक नाटक। भिखारी ठाकुर का विदेशिया लोक नाटक है। भिखारी ठाकुर की मातृभाषा भोजपुरी थी और उन्होंने भोजपुरी को ही अपने काव्य और नाटक की भाषा बनाया। ये एक महान लोक कलाकार थे जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता था। इनके मुख्य लोक नाटक हैं विदेशिया, भाई विरोध, कलयुग प्रेम, गबर घिचोर, गंगा स्नान, विधवा विलाप, पुत्रवध, ननद भौजाई, कलयुग प्रेम, राधे श्याम बहार आदि। अगला प्रश्न है, साहित्य की किस विधा में रंग निर्देश होता है? ऑप्शन है कविता में, कहानी में, नाटक में, उपन्यास में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाटक। साहित्य की नाटक विधा में रंग निर्देश होता है। नाटक अभिनय कृति है जो संवाद रूप में लिपिबद्ध होती है। नाटकों का साधारण उद्देश्य मनोरंजन एवं विशेष उद्देश्य का सार्वभौम विकास है। अगला प्रश्न है, अतिरंजना किस नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है? ऑप्शन है ऐतिहासिक नाटक, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक नाटक, सी है समस्या नाटक, डी है पारसी नाटक। तो अतिरंजना जो है वो पारसी नाटक की बड़ी प्रमुख प्रवृत्ति रही है। नारायण प्रसाद बेताब, आगा हसन कश्मीरी, राधे श्याम कथावाचक, तुलसीदास सैदा प्रमुख पारसी नाटककार हैं। आप जब भारतेंदु के बारे में पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि भारतेंदु ने पारसी जो रंगमंच हो गया था, पारसी जो नाटककार आए थे, उससे अलग जनजीवन से जोड़ने का काम किया रंगमंच को। चाहे वह अंधेर नगरी हो, भारत दुर्दशा हो, तो उसमें लोगों की चिंताएं, हमारी जो तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति थी वो केंद्र में आ जाती। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है। इसमें अनमेल विवाह, तलाक एवं पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया। तो आज हम लोगों के 20 क्वेश्चन यहाँ खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चंस को कर लेंगे। हमारी कोशिश है कि एक आने वाले 15 दिन 20 दिन महीने के अंदर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो जाएं, जिससे आपको अपनी समझ विकसित करने में आसानी रहे और इस बहाने आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। यह एक प्रकार से न सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, बल्कि यह आपके लिए एक प्रकार से टेस्ट सीरीज भी है, आपके लिए एक प्रकार से प्रैक्टिस सेट भी है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। हम लोग राजकीय महाविद्यालय प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2013 के प्रश्न पत्र को हिंदी विषय के उसको सॉल्व कर रहे हैं और 80 नंबर क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में हो गया है। आज 81 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। आप सबको पता है कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है, इसलिए यह आवश्यक है अभी से यह जानना, प्रश्न पत्र के तरीके को समझना, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग किस तरह के प्रश्न पूछता है ये समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमारी कोशिश है आने वाले महीने 1.5 महीने में सभी प्रश्न पत्र अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के, वे सभी आपको एक जगह हमारे चैनल पर मिल जाएं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोग हैं चैनल पर विजिट करते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के बीच, हिंदी पढ़ने वाले लोगों के बीच शेयर करें। और शुरू करते हैं आज हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन से। मोहन राकेश के किस नाटक में विलोम नामक पात्र है? ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले जमीन। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आषाढ़ का एक दिन। आप सब जानते हैं कि मोहन राकेश के 2 नाटक खास करके सिलेबस में रहते हैं, एक आषाढ़ का एक दिन और दूसरा आधे अधूरे। आषाढ़ का एक दिन में जो पात्र है वो विलोम नामक पात्र है। आधुनिकता बोध के नाटककार मोहन राकेश का ऐतिहासिक नाटक आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन 1958 ईस्वी। इसलिए आप देखेंगे कि मोहन राकेश से संबंधित जब प्रश्न आता है या टेक्स्ट से संबंधित उनके जब प्रश्न आता है, इन्हीं 2 नाटकों पर केंद्रित रहता है। इसलिए इन 2 नाटकों का प्रकाशन वर्ष, इसके पात्र, इसकी जो पूरी कथा भूमि है उसको समझना बहुत आवश्यक है। तो इसमें जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं कालिदास है, विलोम है, मातुल है, देतुल है, अंबिका है, मल्लिका हैं, ये सब इसके पात्र हैं। मोहन राकेश के प्रमुख नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले जमीन, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ इत्यादि। अगला प्रश्न देखते हैं। रूठी रानी उपन्यास के लेखक हैं। अब आप में से कई लोग इस उपन्यास का नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन है प्रेमचंद, अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र, भगवती चरण वर्मा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रेमचंद। रूठी रानी उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं और सन 1907 ईस्वी में प्रेमचंद ने रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना। प्रेमचंद का हिंदी के मूल रूप से लिखा गया प्रथम उपन्यास कायाकल्प है। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया। इनके प्रमुख उपन्यास हैं देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र जो कि अधूरा। ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक थे। कौन संपादक थे? ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जुगल किशोर शुक्ल, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जुगल किशोर शुक्ल। उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को जुगल किशोर शुक्ल के संपादकत्व में कलकत्ता से प्रकाशित हुई। इसमें खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। इसके प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। कुछ प्रमुख पत्रिकाएं, उनके संपादक देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र कविवचन सुधा के संपादक 1868 में शुरू हुई। हरिश्चंद्र मैगजीन के भी संपादक थे 1873 में, और बाला बोधनी 1874। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आनंद कादम्बनी है 1881 में, और प्रताप नारायण मिश्र का ब्राह्मण है 1888। अगला प्रश्न है उदंत मार्तंड का प्रकाशन किस तिथि से हुआ? ऑप्शन है 30 मई 1924 ईस्वी, 30 मई 1925 ईस्वी, 30 मई 1826 ईस्वी, 30 मई 1927 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी
30 मई 1826 ईस्वी। उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ। यह कलकत्ता से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका थी। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा, डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। जिस ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। यह परिभाषा बाबूराम सक्सेना की है। अन्य विद्वानों ने, जिसमें देवेंद्रनाथ शर्मा ने कहा कि भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चरित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, सहयोग अथवा भावाभिव्यक्ति करते हैं। भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिसमें मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं, ऐसा मंगलदेव शास्त्री जी ने कहा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है, ड़ व्यंजन है क्या है? ऑप्शन है तालव्य, मूर्धन्य, दंत, दंतोष्ठ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मूर्धन्य। उच्चारण स्थान के आधार पर जो व्यंजन वर्ण हैं उसमें कंठ से क ख ग घ ङ, तालव्य से च छ ज झ ञ और मूर्धन्य जो है ट ठ ड ढ ढ, ये मूर्धन्य व्यंजन है। दंत से त थ द ध न और ओष्ठ प फ ब भ म। अगला प्रश्न है, आ स्वर है। ऑप्शन है विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, विवृत। आ वर्ण जो है वो विवृत है। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर के 4 भेद माने जाते हैं। पहला है विवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे आ, ये विवृत होगा। अर्धविवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे अ, ऐ, औ, आ, ये अर्धविवृत स्वर। अर्धसंवृत कौन है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए, ओ। संवृत कौन है? जिन स्वरों वर्णों में लगभग बंद रहता है, जैसे ई, उ, इसमें लगभग बंद रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वर्णमाला, लिपि, शब्द, वाक्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शब्द। अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका सार्थक खंड न हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है और 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य से किसी के होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, विधिवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी के होने का बोध हो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने जूस पिया, वर्षा हो रही है। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य माने जाते हैं। पहला है विधानवाचक या वाक्य या विधिवाचक, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है विस्मयादिवाचक वाक्य, पांचवा है आज्ञावाचक वाक्य, छठा है इच्छावाचक वाक्य, सातवां है संकेतवाचक वाक्य और आठवां है संदेहवाचक वाक्य। अगला प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि राजभाषा आयोग के गठन का वर्ष क्या है? ऑप्शन है 1950, 1955, 1956, 1960। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1955। राजभाषा आयोग का गठन सन 1955 में हुआ, जिसके अध्यक्ष बीजी खरे थे। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 में बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग में 21 सदस्य थे। राजभाषा आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1956 में दिया, जो संसद के समक्ष 1957 में रखा गया। अगला प्रश्न है, सर्कुलर का हिंदी शब्द क्या होगा? ऑप्शन है कार्यालय आदेश, परिपत्र, आख्या, अनुस्मारक।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, परिपत्र। सर्कुलर का हिंदी शब्द परिपत्र होता है। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाए तब उसे परिपत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है अंग्रेजी, पाली प्राकृत, फ्रांसीसी, हिंदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फ्रांसीसी। रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। गद्य विधा में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। रिपोर्ताज के जनक के रूप में रूस के साहित्यकार इलिया एहरेनवर्ग को स्वीकार किया जाता है। हिंदी में रिपोर्ताज के जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जैसे अपील है, अस्पताल है, टीम है, डॉक्टर है, मशीन, पुलिस, सिनेमा, अफसर, ये सब अंग्रेजी भाषा से। अगला प्रश्न है, क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रभाषा, राजभाषा, परिनिष्ठित भाषा, बोली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बोली। क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं, जैसे ब्रज, अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगधी, मैथिली, बघेली, मेवाती, मालवी, राजस्थानी आदि। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, बाबूराव विष्णु पराड़कर किस दैनिक के संपादक थे? बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है विश्वामित्र, सन्मार्ग, आज, गांडीव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आज। बाबूराव विष्णु पराड़कर आज दैनिक समाचार पत्र के संपादक थे, जो सन 1920 ईस्वी से वाराणसी से प्रकाशित होता था। प्रमुख समाचार पत्रों के प्रकाशन वर्ष वगैरह देख लेते हैं, जिसमें समालोचक समाचार पत्र चंद्र शर्मा गुलेरी निकालते थे, 1902 में शुरू हुआ, जयपुर से। अभ्युदय के संपादक मदन मोहन मालवीय थे, 1907 में शुरू हुआ, प्रयाग। कर्मयोगी सुंदरलाल जी 1909 में, प्रयाग। जागरण के संपादक शिवपूजन सहाय थे, बनारस से, 1932 ईस्वी। और कर्मवीर के माखनलाल चतुर्वेदी थे, 1924 से, जबलपुर। ये महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाववाच्य। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में भाववाच्य है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, देख लेते हैं। कर्तृवाच्य, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, जैसे लड़का दूध पीता है। अगला प्रश्न है, अगला इसमें है कि कर्मवाच्य, तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्म की प्रधानता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं, जैसे राम के द्वारा खाना खाया जाता है, उपन्यास मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। अगला है भाववाच्य, तो क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वाक्य में कर्ता या कर्म के बजाय भाव की प्रधानता है उसे भाववाच्य कहते हैं, जैसे सीता के द्वारा नाचा जाता, शीला से पढ़ा नहीं जाता। अगला प्रश्न है, ज्ञापन के लिए अंग्रेजी शब्द है? ऑप्शन है मेमोरियलिस्ट, मेथोडोलॉजी, मेमो, एप्लीकेबल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेमो। ज्ञापन के लिए अंग्रेजी में शब्द है मेमो, जबकि प्रार्थना पत्र लिखने वाला अंग्रेजी शब्द मेमोरियलिस्ट है, कार्यप्रणाली मेथोडोलॉजी है, तथा उपयुक्त का अंग्रेजी शब्द एप्लीकेबल है। अगला प्रश्न है, अवैतनिक के लिए अंग्रेजी शब्द क्या होगा? तो इसमें इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑनरेरी। अवैतनिक के लिए अंग्रेजी शब्द है ऑनरेरी, जबकि अनुदान के लिए अंग्रेजी शब्द है ग्रांट। अगला प्रश्न है, उच्चारण के आधार पर अ जो है क्या है? ऑप्शन है ओष्ठ, मूर्धन्य, तालव्य, कंठ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कंठ। उच्चारण के आधार पर अ वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है। उच्चारण के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण निम्न है, देख लेते हैं, जैसे आ, क, ख, ग, घ, ङ, ह और विसर्ग, ये क्या है? ये कंठ से उच्चरित होते हैं। ई, च, छ, ज, झ, य और श तालव्य से इनका उच्चारण होता है, उच्चारण स्थान है। री, इसके अलावा ट, ठ, ड, ढ, ड, र और श ये मूर्धन्य है। त, थ, द, ध, न, ल और दंत स जो है ये दंत से उच्चरित होते हैं। उ और प, फ, ब, भ, म ओष्ठ से। व दंतोष्ठ है। ए, ऐ कंठ तालु है। ओ, औ कंठोष्ठ है। अगला प्रश्न है, एजेंडा के लिए हिंदी शब्द है, क्या शब्द है? ऑप्शन है निविदा, कार्य, कार्यसूची, तदर्थ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्यसूची। एजेंडा के लिए हिंदी शब्द है कार्यसूची, जबकि टेंडर के लिए हिंदी शब्द निविदा है, वर्क के लिए कार्य तथा एडहॉक के लिए तदर्थ होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का उद्भव जिस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ उसका नाम क्या है? ऑप्शन है मागधी अपभ्रंश,
शौरसेनी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शौरसेनी अपभ्रंश। राजस्थानी भाषा का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत 4 भाषाएं आती हैं, जिसमें पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है, पहाड़ी है और गुजराती। ये सभी शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। राजस्थानी भाषा के अंतर्गत 4 प्रकार की बोलियां हैं, जिसमें खास करके मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी है। आधुनिक आर्य भाषाओं के जन्म अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से माने जाते हैं। यानी चूँकि आप सब जानते हैं कि अपभ्रंश से पहले पाली, पहले संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत और उसके बाद अपभ्रंश। तो जो हिंदी भाषा है, आधुनिक भारतीय भाषाएं, वो सब अपभ्रंश से आई हुई। इसलिए आप देखें तो अपभ्रंश के जो रूप थे, अलग अलग जो कैटेगरीज थी, उससे अलग अलग आधुनिक भारतीय भाषाएं निकली। तो शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। पैशाची से लहंदा और पंजाबी, ब्राचड़ से सिंधी, महाराष्ट्री से मराठी, मागधी से बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी। तो इस तरह से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन तक इस वीडियो में कंप्लीट किया। इसके बाद जो बचे हुए प्रश्न हैं वो हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे। और जब एक साथ आपको सारे कंटिन्यूटी में जब आप देखेंगे तो आप एक साथ सारे वीडियो देख सकते हैं। बहुत लंबे ड्यूरेशन का इसलिए बनाने से बचते हैं कि जिससे आप बोर ना हो, थोड़े थोड़े प्रश्न करके, और वे भी लोग जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भी देख सकें। और एज ए टेस्ट सीरीज़ लें आप, इसको एज ए प्रैक्टिस सेट लें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है कि परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न आपसे गलत नहीं होने चाहिए। अगर आप इतना करने में सक्षम हो जाएंगे तो आपकी सफलता बहुत नज़दीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। हम लोग राजकीय महाविद्यालय प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के हिंदी विषय के 2013 के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं। आप सब अवगत हैं कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उत्तर प्रदेश की जो वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। इसलिए आवश्यक है तैयारी शुरू करने से पहले, तैयारी करते समय, कि लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में जो परीक्षाएं राजकीय महाविद्यालय की हिंदी विषय की आयोजित हुई हैं, उसके प्रश्न पत्र को देखना और प्रश्न की प्रकृति को समझना, लोक सेवा आयोग के प्रश्न का स्तर क्या रहता है ये समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि आने वाले समय में सभी प्रश्न पत्र अभी तक के जितने हुए हैं वे आपको उपलब्ध करा दिए जाएं, जिससे न सिर्फ आप परीक्षा की प्रकृति से अवगत होंगे बल्कि आपकी तैयारी भी उससे एक बेहतर स्थिति में रहेगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के बीच शेयर करें, इसे हिंदी पढ़ने वाले लोगों के बीच शेयर करें। और हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में और भी कंटेंट हिंदी से रिलेटेड, हिंदी विषय की तैयारी से संबंधित, और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज परीक्षा हिंदी विषय की तैयारी कैसे करें, इस विषय पर भी वीडियो बनाएंगे। चूँकि आप में से बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया हुआ है, तो उस वीडियो को भी बनाएंगे। आज हम लोग इसका जो 2013 का प्रश्न पत्र है उसके अंतिम भाग को सॉल्व करेंगे, और आज ये पेपर हम लोग 2013 का ख़त्म करेंगे। इसमें 101 नंबर क्वेश्चन है, भरत के अनुसार रसों की संख्या है। ऑप्शन है 11, 10, 9, 8। यहाँ भरत मतलब भरत मुनि, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 8। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी जाती है। भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभावानुभाव व्यभिचार संयोगादृश निष्पत्ति। भरत मुनि के 8 रसों का उल्लेख, उन्होंने 8 रस का जो उल्लेख है वो अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में दिया है, जिसे पंचम वेद कहा गया। तो उसमें उन्होंने जो 8 रस दिए, उसमें श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव रति है, हास्य रस जिसका स्थायी भाव हास है, करुण रस जिसका स्थायी भाव शोक, रौद्र रस जिसका स्थायी भाव क्रोध, वीर रस स्थायी भाव उत्साह, भयानक रस स्थायी भाव भय, विभत्स रस स्थायी भाव जुगुप्सा और अद्भुत रस स्थायी भाव विस्मय। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संचारी भाव नहीं है? ऑप्शन है स्वरभंग, अवहिथा, उन्माद, व्याधि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वरभंग। स्वरभंग जो है यह संचारी भाव नहीं है, स्वरभंग सात्विक अनुभाव है।
सात्विक अनुभाव कौन होते हैं? जो हम स्वभावतः जो चीज़ हो जाती। जबकि शेष संचारी भाव के भेद हैं। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। वे निम्न हैं। उसमें निर्वेद है, ग्लानि है, शंका है, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, मोह, स्मृति, धृति, व्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, विबोध, अमर्ष, अभिथ, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क, स्वप्न और चिंता। ये 33 संचारी भाव। अगला प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका सूत्र है? ऑप्शन है आनंदवर्धन, मम्मट, जगन्नाथ, विश्वनाथ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विश्वनाथ। वाक्यम रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ का सूत्र है। आचार्य विश्वनाथ एक रसवादी आचार्य हैं। इनका ग्रंथ साहित्य दर्पण है। तो ये सभी पूछे जाते हैं कि रसवादी हैं, अलंकारवादी हैं, ग्रंथ का नाम, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण ये परिभाषा दी थी, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। इनके अनुसार गुण, अलंकार, वक्रोक्ति, ध्वनि आदि सभी क्या हैं? रस के पोषक हैं। मम्मट ने कहा था तद्दोषो शब्दार्थो सगुणामनलंकृत पुनः क्वाप। जगन्नाथ ने कविता की परिभाषा देते हुए कहा कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यानी रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले जो शब्द हैं वही काव्य हैं। आनंदवर्धन ने भी अपने तरह से सहृदय शब्द का प्रयोग उन्होंने किया, सहृदय पर बहुत जोर दिया था कि सहृदय आह्लादि शब्दार्थ मयत्वमेव काव्य लक्षणम। अगला प्रश्न है काव्य में कल्पना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, कॉलरिज, टी.एस. इलियट। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कॉलरिज। काव्य में कल्पना सिद्धांत के प्रतिपादक कॉलरिज हैं। कॉलरिज ने कल्पना के संबंध में लिखा कि इसमें संश्लेषणात्मक तथा जादुई शक्ति होती है जो विरोधी या विसंवादी धर्मों में संतुलन स्थापित करती है। कॉलरिज के अनुसार काव्य सर्जना का जो मूल आधार है वो कल्पना है। कॉलरिज की महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं द फ्रेंड, एड्स टू रिफ्लेक्शन, चर्च एंड स्टेट, कन्फेशंस ऑफ इंक्वायरिंग स्पिरिट, बायोग्राफिया लिटरेरिया। अगला प्रश्न है किस आलोचक ने आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा कहा? ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस, रिचर्ड्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रिचर्ड्स। रिचर्ड्स ने आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा कहा। रिचर्ड्स मूल्य और अनुभूति में कोई भेद नहीं मानते, अर्थात जीवनानुभूति और काव्यानुभूति दोनों पर्याय मानते हैं। रिचर्ड्स ने आलोचना के दो भेद किए, आलोचनात्मक, इसमें अनुभूति के मूल्य का वर्णन होता है, दूसरा प्राविधिक, इसमें अनुभूति के साधनों का वर्णन होता है। रिचर्ड्स के अनुसार संप्रेषण ही आलोचना का चरम लक्ष्य है। रिचर्ड्स के ग्रंथ हैं द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोएट्री, द फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक। महत्वपूर्ण रचनाएं। अगला प्रश्न है भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? ऑप्शन है मीमांसा दर्शन, शैव दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सांख्य दर्शन। भट्टनायक का भुक्तिवाद सांख्य दर्शन पर आधारित है। आचार्यों के जो सैद्धांतिक और उनके जो दार्शनिक आधार हैं किसके संबंध में है? ये भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या इन्होंने, किसी ने उत्पत्तिवाद के माध्यम से की मीमांसा दर्शन के आधार पर, किसी ने अनुमतिवाद से की, किसी ने भुक्तिवाद से, किसी ने अभिव्यक्तिवाद से। यहाँ से भी प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो भट्ट लोलट का जो सिद्धांत है वो उत्पत्तिवाद या आरोपवाद है और दार्शनिक मत मीमांसा दर्शन है, यानी मीमांसा दर्शन से प्रेरित है। शंकुक का सिद्धांत है अनुमितिवाद, न्याय दर्शन। भट्टनायक का भुक्तिवाद या भोगवाद, सांख्य दर्शन। और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद जो है वह शैव दर्शन पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, दश रूपक किस प्रकार का ग्रंथ है? ऑप्शन है भाषा विज्ञान संबंधी, इतिहास संबंधी, नाट्य संबंधी, काव्य संबंधी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाट्य संबंधी। दश रूपक नाट्य संबंधी ग्रंथ की रचना धनंजय ने की। धनंजय ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। इनकी कृति दश रूपक में 4 प्रकाश तथा लगभग 300 कारिकाएँ हैं। धनंजय के भ्राता धनिक ने दश रूपक की टीका अवलोक नाम से लिखी है। अगला प्रश्न है आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है विभाव,
अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुभाव। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले जो कार्य हैं वो अनुभाव कहलाते हैं। ये भाव के सूचक होते हैं। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, कायिक है, सात्विक है, मानसिक है, वाचिक है और आहार्य। विभाव क्या है? सामाजिक हृदय में स्थित अस्थायी भाव। सामाजिक के हृदय में स्थित अस्थायी भावों को आस्वादन के योग्य बनाने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। अर्थात प्रतीति का मूल कारण ही विभाव है। इसके 2 भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। अस्थायी भाव, अविरुद्ध या विरुद्ध भाव जिसे न छिपा जा सके, वह आस्वाद का मूल भाव ही अस्थायी भाव कहलाता है। और संचारी भाव क्या है? जो भाव विशेष रूप से अस्थायी भाव की पुष्टि के लिए तत्पर रहते हैं और अस्थायी भाव के अंतर्गत आविर्भूत और तिरोहित होते दिखाई पड़ते हैं, वे संचारी भाव और इनकी संख्या 33 मानी गई। अगला प्रश्न है, वीर रस का अस्थायी भाव क्या है? ऑप्शन है क्रोध, शोक, उत्साह, जुगुप्सा। तो क्या है इसका अस्थायी भाव? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्साह। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह है। भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया और बाद में कई आचार्यों ने उसमें कुछ कुछ ऐड ऑन कर दिए, जैसे वात्सल्य रस, शांत रस। लेकिन मूलतः 8 रस भरत मुनि ने माने थे, जिसमें श्रृंगार रस है, रति अस्थायी भाव है, हास्य रस का हास है, करुण रस का शोक है, रौद्र रस का क्रोध है, वीर रस का उत्साह है, भयानक रस का भय है, विभत्स रस का जुगुप्सा है, अद्भुत रस का विस्मय है, शांत रस जिसकी संकल्पना उद्भट ने दी, शांत रस को मान्यता देने की बात कही, निर्वेद है उसका। विश्वनाथ ने वात्सल्य रस की बात कही, इसका स्थायी भाव वत्सलता है। रूप गोस्वामी ने भक्ति रस की बात की, इसका स्थायी भाव ईश्वर विषयक रति है। रुद्रट ने प्रयाण रस की बात की, इसका स्थायी भाव स्नेह है। अगला प्रश्न है, जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ क्या होता है? ऑप्शन है छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, यमक अलंकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वृत्त्यानुप्रास। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण। अनुप्रास अलंकार कहाँ होते हैं? जहाँ वर्णों या व्यंजनों की साम्यता के आधार पर एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो अनुप्रास अलंकार होते हैं। उसी के 5 भेद हैं, जिसमें एक है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्त्यानुप्रास। तो ये वृत्त्यानुप्रास का उदाहरण। तीसरा है श्रुत्यानुप्रास, चौथा है अंत्यानुप्रास और 5वां है लाटानुप्रास। अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ क्या होता है? ऑप्शन है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे वह देखो वन के अंतराल से निकले, मानो 2 तारे क्षितिज जाल से निकले। उपमा अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान में गुण, रूप या चमत्कृत सौंदर्य मूलक सादृश्य का प्रतिपादन किया जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे सुनि सुर सरि सम पावन बानी। रूपक अलंकार है जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ किसी विषय का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि लोक सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती? ऑप्शन ए है इसमें शास्त्रीयता होती है, ऑप्शन बी यह मौखिक होता है, ऑप्शन सी यह परंपरा में प्रचलित रहता है, ऑप्शन डी इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है। तो इसमें पहला जो है यह शास्त्रीय होता है, यही गलत है। यह विशेषता लोक साहित्य की नहीं है। यही तो अंतर है शास्त्रीय साहित्य और लोक साहित्य में। शास्त्रीयता लोक साहित्य की विशेषता नहीं है। बाकी अन्य जो 3 बातें कही गई कि लोक साहित्य मौखिक होता है, यानी वो किताबों में नहीं मिलता, मौखिक परंपरा से प्रचलित रहा या परंपरा में होता है, इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है। लोक साहित्य की भाषा शिष्ट और साहित्यिक भाषा न होकर साधारण जन की भाषा होती। अगला प्रश्न है, एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं? इसमें अलंकार क्या है? ऑप्शन है विरोधाभास, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, व्यतिरेक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दृष्टांत। इस पंक्ति में दृष्टांत अलंकार है, कहाँ होता है? जहाँ उपमेय में उपमान तथा उसके साधारण धर्मों में प्रतिबिंब भाव हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। व्यतिरेक अलंकार कहाँ होगा? जहाँ उपमेय में उपमान से सकारण उत्कर्ष दिखाया जाए वहाँ व्यतिरेक होता है। और विरोधाभास अलंकार वहाँ होता है जहाँ विरोध न रहने पर भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार। अगला प्रश्न है, साहित्य में दलित रचनाकारों का पहला बड़ा और कारगर हस्तक्षेप किस भाषा में हुआ? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जानना चाहिए। जो भी आप दलित साहित्य जब पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि उसका जो
स्रोत है, वो जहाँ से ऊर्जा पा रहा है, वो मराठी साहित्य। तो वह सबसे पहले जो हस्तक्षेप, कारगर हस्तक्षेप हुआ मराठी भाषा में हुआ। साहित्य में दलित रचनाकारों का पहला बड़ा और कारगर हस्तक्षेप मराठी भाषा में हुआ। दलित साहित्य से तात्पर्य दलित जीवन और उसकी समस्याओं पर लेखन को केंद्र में रखकर जो साहित्य आंदोलन है, जिसका सूत्रपात दलित पैंथर से माना जाता है। अगला प्रश्न है, दलित विमर्श पर आधारित कृत जूठन किस लेखक की आत्मकथा है? ऑप्शन है मोहनदास नैमिषारय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल चौहान, कौशल्या बैसंती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। दलित विमर्श पर आधारित कृति जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा बहुत प्रसिद्ध है, बहुत सारी जगहों पर सिलेबस में है और इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। खास करके ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन और तुलसीराम की मुर्दैया और मणिकर्णिका से संबंधित सवाल परीक्षाओं में खूब आते हैं। तो सन 1995 में प्रकाशित मोहनदास नैमिषारय कृत अपने अपने पिंजरे हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। अन्य दलित आत्मकथाएं हैं कौशल्या बैसंती की दोहरा अभिशाप 1999, सूरजपाल सिंह चौहान की तिरस्कृत 2002 में और संतप्त 2002 में, शिवराज सिंह बेचैन की बेवक्त गुजर जाए और मेरा बचपन, बेवक्त गुजर गया माली और मेरा बचपन मेरे कंधों पर, शिवराज सिंह बेचैन का। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्दसागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? यानी जो भूमिका लिखी थी वो किस शीर्षक लेख से लिखी थी? ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचन, हिंदी साहित्य का विकास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिंदी साहित्य का विकास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्दसागर में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित करके हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 ईस्वी में लिखा। हिंदी साहित्य के इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया और अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। कहाँ पर? अपने इतिहास ग्रंथ में। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया है। अगला प्रश्न है, निम्न कृतियों में से कौन उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन है शतरंज के मोहरे, सितारों का खेल, गर्म राख, शहर में घूमता आईना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शतरंज की मोहरे। शतरंज की मोहरे उपन्यास उपेंद्रनाथ अश्क का नहीं है, यह उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित है। उपेंद्रनाथ अश्क को मध्यवर्ग का चितेरा उपन्यासकार कहा जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं, कौन कौन से हैं? सितारों के खेल, गिरती दीवारें, गर्मराज, बड़ी बड़ी आँखें, पत्थर अल पत्थर, शहर में घूमता आईना, एक रात का नरक, एक नन्ही कंदील, बांधो न नाव इस ठाव, निमिषा और पलटती धारा। अगला प्रश्न है, थियरी ऑफ एस्थेटिक किस समालोचक की रचना है? ऑप्शन है अरस्तु, कॉलरिज, क्रोचे, टॉलस्टॉय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्रोचे। थियरी ऑफ एस्थेटिक समालोचक क्रोचे की रचना है। क्रोचे ने सर्वप्रथम 1900 में अपना निबंध एस्थेटिक एज टू साइंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिक लिखा। इसी निबंध का विस्तृत रूप एस्थेटिक 1902 पुस्तक है। क्रोचे ने सन 1902 में ला कृतिका पत्रिका का प्रकाशन किया। क्रोचे की अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक निम्न है, न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक, डिफेंस ऑफ पोएट्री। अगला प्रश्न है, हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है? ऑप्शन है कमलेश्वर, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, काशीनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजेंद्र यादव। हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय राजेंद्र यादव को दिया जाता है। कथाकार राजेंद्र यादव द्वारा रचित स्त्री विमर्श पर आलोचनात्मक ग्रंथ हैं आदमी की निगाह में औरत, औरत उत्तर कथा, अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य। सुधीश पचौरी लिखते हैं नारी देह के विमर्श। उपेंद्रनाथ अश्क की पुस्तक है आधी जमीन। दुष्यंत कुमार की है स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक। अगला प्रश्न है 120 नंबर, अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है? ऑप्शन है मोहनदास नैमिषारय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल सिंह चौहान, डॉक्टर एन सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहनदास नैमिषारय। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषारय की दलित आत्मकथा है। यह 1995 में प्रकाशित हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। इसके बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन 1997 में प्रकाशित हुई। सूरजपाल सिंह चौहान ने तिरस्कृत और संतप्त लिखा 2002 में। माता प्रसाद की है झोपड़ी से राजभवन 2002 में। मुर्दैया 2010 में प्रथम भाग, मणिकर्णिका 2013 में दूसरा भाग तुलसीराम ने लिखा। और धर्मवीर ने मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 में लिखी, डॉक्टर धर्मवीर ने। तो ये आज हम लोग 2013 के क्वेश्चन को जो है हम लोगों ने सॉल्व पेपर को ख़त्म किया यहाँ पर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके बाद जो प्रश्न पत्र हुए हैं, जो पेपर हुए हैं राजकीय महाविद्यालय के, उसके प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सब बार बार इसको लगाते रहें, बार बार प्रैक्टिस करते रहें और
तथ्यात्मक और जो डिस्क्रिप्टिव किताबें हैं वो उसकी सहायता से पढ़ते रहें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।